नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 12 अक्टूबर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। राहु काल का समय शाम 4:33 से 6 बजे तक रहेगा। आज हरियाणा में आमतौर पर मौसम साफ रहने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। अफगानी मंत्री की प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों की एंट्री रोकी, प्रियंका गांधी भड़की। ओडिशा का चिल्ला झील में बवंडर ने छुआ आसमान, डर कर भागे पर्यटक। सीजेआई बोले, डिजिटल युग में लड़कियां सबसे ज्यादा है सुरक्षित। पश्चिम बंगाल में मेडिकल स्टूडेंट से गैंगरेप, दोस्त छोड़कर भागा। मोदी बोले, हमने बीज से बाजार तक किए सुधार, पहले कृषि की हुई अनदेखी। लद्दाख जाएगा विपक्ष का प्रतिनिधित्व मंडल, तिथि तय नहीं। डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले, अपना टाइम कब आएगा मुझे पता। रिलायंस पावर के सीईओ ओम प्रकाश पाल गिरफ्तार। चीन पर अमेरिका का टैरिफ बम, 1 नवंबर से 100% टैरिफ। बिहार चुनाव, दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे पर नहीं बनी बात। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की। अफगान मंत्री की दिल्ली में हुई पत्रकार वार्ता में महिला पत्रकारों को नहीं बुलाने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पीएम से सवाल करते हुए पूछा कि आखिरकार महिला का अपमान कैसे होने दिया। केंद्र सरकार द्वारा मामले को खुद से अलग करने के बाद भी विवाद नहीं थमा तो अफगान तालिबान सरकार को सफाई देने के लिए खुद आगे आना पड़ा। अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी 9 से 16 अक्टूबर तक भारत दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत की। अफगान मंत्री ने अपनी वार्ता में किसी भी महिला पत्रकार को नहीं बुलाया। आरोप है कि महिला पत्रकारों को वार्ता में शामिल होने से रोक दिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए मोदी से सवाल पूछा, जिस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अफगानिस्तान के काउंसिल जनरल ने ही 10 अक्टूबर को चुनिंदा पत्रकारों को आमंत्रण भेजा था। अफगान दूतावास भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। शुक्रवार को दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद भी कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। अफगानी मंत्री ने अकेले अफगानिस्तान दूतावास में मीडिया से बात की, जिसमें केवल चुनिंदा पुरुष पत्रकार और अफगान दूतावास के अधिकारी ही शामिल हुए। अफगान तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न करना किसी नीति या भेदभाव के कारण नहीं हुआ, ये अनजाने में हुआ। पास की संख्या सीमित थी। अब बात करते हैं ओडिशा के चिल्का झील में दिखे आसमान छूते बवंडर की। ओडिशा के प्रसिद्ध चिल्का झील में शुक्रवार को अचानक एक विशाल बवंडर दिखाई दिया, जिसे झील किनारे घूम रहे टूरिस्ट देखकर घबरा गए और सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। ये बवंडर देवी कालीजाई मंदिर के दक्षिण पश्चिम दिशा में उस समय आया जब सैकड़ों टूरिस्ट झील में सैर कर रहे थे। अचानक हवा का दबाव बदलने से झील के बीच में घुमावदार चक्कर बना। ये कुछ मिनटों तक आसमान में उठता दिखा। कई लोगों ने इस दृश्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। स्थानीय लोग इस बात से बवंडर को हाथी सूधा कहते हैं, क्योंकि इसका आकार हाथी के सूंड जैसा दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद ये बवंडर धीरे धीरे गायब हो गया, जिससे पहले चिल्का झील में 2018-19 में ऐसे ही बवंडर देखे गए थे, लेकिन इस बार का नज़ारा और भी बड़ा और स्पष्ट था। मौसम वैज्ञानिक विश्वजीत साहू ने कहा कि ऐसी घटनाएं अक्सर अमेरिका और कनाडा के समुद्री क्षेत्रों में देखी जाती है। भारत में इसका होना बहुत ही दुर्लभ है। बंगाल की खाड़ी के पास कभी कभी ऐसे बवंडर बनते हैं। ओडिशा में ऐसा बहुत कम होता है। वाटर स्पाउट तब बनता है जब गर्म और नम हवा ऊपर उठकर ठंडी सूखी हवा से मिलती है। इस प्रक्रिया में हवा से घूमने लगती है और ऊपर की ओर घूमता हुआ चक्कर बन जाता है, जो देखने में टोरंटो जैसा लगता है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओडिशा की ये झील अपनी सुंदर और जैविक विविधता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं सीजेआई व टेक्नोलॉजी की। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने राष्ट्रीय सम्मेलन सेफ गार्डियन द गर्ल चाइल्ड कार्यक्रम में कहा कि डिजिटल युग में लड़कियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। सीजेआई ने कहा कि टेक्नोलॉजी सशक्तिकरण नहीं, शोषण का माध्यम बन गई है। आज लड़कियों के लिए ऑनलाइन हरेसमेंट, साइबर बुलिंग, डिजिटल स्मॉकिंग, निजी डेटा के दुरुपयोग और डीप फेक तस्वीरें बड़ी चिंता बन गई है। इन खबरों से बचाने के लिए पुलिस और अधिकारियों को खास ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ताकि वे ऐसे मामलों को समझदारी और संवेदनशीलता से संभाल सके। सीजीआई बोले, लड़कियों की सुरक्षा केवल शरीर की रक्षा करना नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को भी आज़ादी देना है।
तभी हम लड़कियों को सुरक्षा का सही एहसास करवा पाएंगे। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में मेडिकल स्टूडेंट से गैंगरेप की। वर्धमान जिले में दुर्गापुर में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। शुक्रवार को पीड़िता अपने दोस्त के साथ डिनर पर गई थी। वापसी में 3 लोगों ने उनका रास्ता रोका और पीड़िता का दोस्त उसे छोड़कर भाग गया, जिसके बाद आरोपी उसे जंगल में ले गए और तीनों ने उसके साथ रेप किया। आरोपियों ने उनका फोन छीन लिया और वापस करने के लिए पैसे मांगे। रविवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम दुर्गापुर जाएगी, जिससे पहले पश्चिम बंगाल में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिस कारण इस मामले में एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मोदी ने दिल्ली में IARI के कार्यक्रम में 35,000 करोड़ की कृषि योजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा कि हमने बीज से लेकर बाजार तक सुधार किया है। उन्होंने कहा कि कृषि हमेशा हमारी विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। समय के साथ जरूरी है कि कृषि को सरकार का समर्थन मिलता रहे। विकसित भारत के लिए कृषि प्रणाली में सुधार आवश्यक है, जो 2014 से शुरू हुआ। हमने कृषि को लेकर पिछली सरकारों के उदासीन रवैये को बदला और बीज से लेकर बाजार तक किसानों के लाभ के लिए अनेकों सुधार किए। पिछली सरकारों में कृषि के लिए दूरदर्शिता नहीं थी। कृषि से जुड़ी सरकारी अपने तरीके से काम करते थे, जिससे भारत की कृषि प्रणाली लगातार कमजोर होती गई। लद्दाख के लेह में 24 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद विपक्ष का एक प्रतिनिधित्व मंडल स्थिति का जायजा लेने के लिए लद्दाख जाएगा। प्रतिनिधित्व मंडल में कांग्रेस, माकपा, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल हो सकता है। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसाओं में 4 लोगों की मौत हो गई थी। विपक्षी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मौत और उसके बाद इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी की निंदा की है। इन पार्टियों ने गोलाबारी की घटनाओं की न्यायिक जांच की मांग की और समर्थन भी किया। 9 अक्टूबर की रात को इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। हिंसा के बाद वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली थी। उन्हें 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। अब बात करते हैं कर्नाटक कांग्रेस की। मुख्यमंत्री बनने की खबरों को खारिज करते हुए डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले, 2028 में फिर कांग्रेस की सरकार बनाऊंगा, तब मेरा समय आएगा। मीडिया भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। मेरी प्राथमिकता केवल पार्टी के लिए काम करना है। मैंने नेतृत्व परिवर्तन पर कोई बात नहीं की है। कुछ लोगों की इच्छा है कि मैं सीएम बनूं। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा समय नज़दीक आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी पद के प्रयास कर रहा हूं। डिप्टी सीएम ने कहा, कुछ मीडिया वाले भ्रम फैला रहे हैं। मुझे पता है मेरा टाइम कब आएगा। मेरा टाइम तब आएगा जब 2028 में कर्नाटक में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाऊंगा। यही मेरा लक्ष्य है। अगर कोई झूठी बातें फैलाने की कोशिश कर रहा है तो मुझे मानहानि का केस करना पड़ेगा। मैं पूरी तरह से सचेत हूं। सीएम सिद्धारमैया ने 13 अक्टूबर को सभी मंत्रियों को डिनर पर बुलाया है, जिससे ऐसी अटकलें तेज हो गई है। कांग्रेस ने शिव कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद सिद्धारमैया को सीएम और शिव कुमार को डिप्टी सीएम बना दिया था। इसके बाद से कर्नाटक कांग्रेस में ये विवाद चला आ रहा है। अब बात करते हैं अनिल अंबानी के रिलायंस पावर की। ईडी ने रिलायंस पावर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीईओ अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार कर लिया है। पाल पर रिलायंस ग्रुप से जुड़े 68.2 करोड़ के फर्जी बैंक गारंटी और इनवाइसिंग का आरोप है। पाल को ईडी ने देर रात पूछताछ के बाद अरेस्ट किया था। शनिवार को दिल्ली के स्पेशल कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 2 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। ईडी ने कहा है कि पाल ने रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से 12,524 करोड़ के लोन बांटे, जिनमें से अधिकतर अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को दिए। पाल पर फर्जी दस्तावेजों को मंजूरी देने और पैसे गलत तरीके से ट्रांसफर करने का भी आरोप है। अगस्त में ईडी ने अनिल से पूछताछ की थी। ईडी की जांच के बाद अगस्त से मुंबई में 35 जगहों पर छापेमारी की गई, जिनमें 50 कंपनियां और करीब 25 लोग शामिल थे। अब बात करते हैं अमेरिकी टैरिफ की। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 1 नवंबर से 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने चीन की रेयर खनिज निर्यात कंट्रोल नीति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चीन दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन पर अमेरिका का नया टैरिफ लागू होने के बाद चीनी सामान पर टैरिफ 130% हो जाएगा। फिलहाल चीन के सामान पर 30% टैरिफ है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ये दुनिया के लगभग हर देश के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। चीन के पास दुनिया को 17 रेयर अर्थ मटेरियल निर्यात करता है, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सामान, ईवीज और डिफेंस सेक्टर में होता है। चीन ने पहले से 7 दुर्लभ खनिजों पर कंट्रोल कर रखा था, लेकिन 9 अक्टूबर को इसमें 5 और जोड़कर इसकी संख्या 12 कर दी गई है, जिनके इस्तेमाल से पहले से चीन एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना जरूरी होगा।
चीन दुनिया के 70% दुर्लभ खनिज आपूर्ति और 90% प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। और अंत में बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। ओवैसी की पार्टी IIM बिहार की 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी जहां उम्मीदवार उतारेंगे उसमें 20 MLA महागठबंधन के हैं। अखरूल बोले, हमारे गठबंधन के प्रस्ताव को तेजस्वी ने नहीं माना, अब हम थर्ड फ्रंट की तरह चुनाव लड़ेंगे। जनसुराज पार्टी ने डुगराम विधानसभा से बक्सर में डुगराम राजघराने के महाराज चंद्र विजय सिंह की 13वीं पर शनिवार को युवराज विजय सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। NDA गठबंधन में चिराग पासवान के मानने के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा सीट शेयरिंग फार्मूले से नाराज हैं। नड्डा के साथ 1.5 घंटा चली मीटिंग के बाद भी बात नहीं बनी। पूर्व CM मांझी भी शनिवार को दिल्ली पहुंच गए। पप्पू यादव के बयान से इंडिया में भी दरार पड़ती दिख रही है। पप्पू यादव ने कहा कि JDU कांग्रेस की सीटें मांग रही है, राहुल गांधी के रहते ये संभव नहीं है। एक्स पर भी पोस्ट लिखा, फिलहाल दोनों बड़े गठबंधनों में सीट शेयरिंग पर सहमति बनती नहीं दिख रही है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि TV। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर